शब्द से बना है, तो हिंद शब्द में की प्रत्यय शब्द जिसका निर्माण हुआ है, हिंदी शब्द का निर्माण हुआ है। अच्छा, जो ई प्रत्यय था, ये पहले ये नहीं था, पहले ये ई प्रत्यय था। क्या था? ई प्रत्यय था। अगर ये पूछा जाए कि हिंदी शब्द के संदर्भ में सबसे पहला पॉइंट ये पूछा जाए कि हिंदी के शब्द है वो किस देश का शब्द है, तो किस देश का शब्द है? ईरान देश का शब्द है। दूसरा पूछा जाए कि हिंदी शब्द किस भाषा समूह का शब्द है, तो किस भाषा समूह का शब्द है? और हिंदी शब्द फारसी भाषा समूह का शब्द है। कहाँ का शब्द है? फारसी भाषा समूह का शब्द है। और तीसरी बात ये पूछी जाए कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का। तो ये तीन पॉइंट हमको बहुत इंपॉर्टेंट है संबंधित। एक हिंदी ईरान देश का शब्द है, दूसरा ये फारसी भाषा समूह का है, और तीसरा फारसी भाषा का। अगला चौथा पॉइंट जो पढ़ते हैं इसमें कि हिंदी शब्द कैसा शब्द है, तो हिंदी ईकारांत कैसा है? ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा है? ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अच्छा, हिंदी शब्द की बात अगर करेंगे, इन चार पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये ईरान देश का है, दूसरी ये फारसी भाषा समूह, तीसरा फारसी भाषा का, और चौथा कौन सा? ईकारांत। अगली बात करेंगे हिंदी भाषा की, कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो हिंदी भाषा ये सभी भाषाओं की जननी किसे कहते हैं? उसको कहते हैं संस्कृत को कहते हैं। किसे कहते हैं? संस्कृत के बाद में जो भाषा है वो कौन सी भाषा थी? पाली। और पाली के बाद में जो भाषा है उसमें क्या कहते हैं? प्राकृत कहते हैं। पाली के बाद में कौन सी भाषा है? और प्राकृत के बाद में जो भाषा है कहते हैं अपभ्रंश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपभ्रंश कहते हैं। और अपभ्रंश के बाद में जो भाषा है उसको क्या कहते हैं? संस्कृत के अपभ्रंश के बाद में जो भाषा है उसको हम क्या कहते हैं? अवहट कहते हैं। और अवहट के बाद में जो भाषा है उसको हम किस नाम से जाने? इसे ही क्या कहा गया? हिंदी कहा गया। क्या कहा गया? अच्छा, यहाँ से प्रश्न बनता है कि संस्कृत में इसे क्या क्या कहते हैं? जिसे सभी भाषाओं की हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। अच्छा, पूछा जाए कि हिंदी की जननी किसे कहते हैं? अगर ये पूछा जाए कि हिंदी की जननी किसे कहते हैं, तो अपभ्रंश को कहते हैं हिंदी की जननी। अपभ्रंश को क्या कहते हैं? अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। हिंदी की जननी। हिंदी की जननी पूछा जाए तो किसको कहते हैं? अपभ्रंश को कहते हैं। लेकिन पूछा जाए कि सभी भाषाओं की जननी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि प्राचीनतम भाषा क्या है, तो क्या है? प्राचीनतम भाषा भी कौन सी भाषा है? संस्कृत है। अगर ये पूछा जाए कि देव भाषा कौन सी है, तो कौन सी है? संस्कृत है। अगर ये पूछा जाए कि आर्य भाषा किसे कहते हैं, तो आर्य भाषा भी किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। अगर ये पूछा जाए कि आदिकाल की भाषा किसे कहते हैं, तो आदिकाल की भाषा भी किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। किसे कहते हैं? ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, तो बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? पाली में। लेकिन पूछा जाए कि अगर जैन धर्म किस भाषा में लिखे गए, जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, तो किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत में। और याद रखना कि अपभ्रंश को भाषा का बिगड़ा रूप कहते हैं। भाषा का बिगड़ा रूप अगर पूछा जाए तो भाषा का बिगड़ा रूप किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? अपभ्रंश को। अगर ये पूछा जाए कि भाषा का सुधरा रूप किसे कहते हैं, तो भाषा का सुधरा हुआ रूप किसे कहते हैं? बोलो, किसे कहते हैं? अवहट। एक पॉइंट यहाँ से इम्पोर्टेंट और बनता है। इम्पोर्टेंट ये बनता है कि एक यहाँ कवि हुए हैं स्वयंभू, और याद रखना स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। क्यों वाल्मीकि कहते हैं? क्योंकि इन्होंने एक रचना लिखी, और रचना का नाम था क्या? पाउम चरो। रचना का नाम क्या था? पाउम चरो रचना का नाम था। और ये ग्रंथ था, ये राम कथा पर आधारित था। किस पर आधारित था? राम कथा पर एक और ग्रंथ लिखा गया, रामायण। इसकी रचना किसने की है? रामचरित मानस की रचना किसने की है? तुलसीदास। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? सॉरी, रामायण रचना किसने की है? वाल्मीकि। रामचरित मानस की रचना किसने की है? तुलसीदास ने। तो रामायण रचना वाल्मीकि ने की है, इसीलिए इन्होंने भी राम कथा पर ही ग्रंथ लिखा अपभ्रंश भाषा में। इसीलिए इनको क्या कहा गया? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। क्या कहा गया है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। ठीक है। ये कुछ पॉइंट है। इसके बाद में अगर कॉपी में एक बार देख लेना, इसको पढ़ लेना। आगे भी अगर हम बात करेंगे, इसके बाद में सबसे पहले कौन सी भाषा है? कौन सी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, सभी भाषाओं की जननी किसे कहते हैं? संस्कृत, भाषा, संस्कृत, देव भाषा, आर्य भाषा, संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, किसे कहते हैं? अपभ्रंश, अवहट, किसे कहते हैं? अवहट, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? स्वयंभू,
किसे कहते हैं? इन्होंने जो रचना की थी कौन सी रहो किस पर आधारित राम कथा पर काम है, ठीक है। और अपभ्रंश को हिंदी की अगर पूछा जाए कि हिंदी हिंदी किसे कहते हैं, अपभ्रंश को किसे कहते हैं? अपभ्रंश को तब पूछा जाए कि भाषा परिवार ही बताएं, और ये कहा जाए कि भाषा परिवार की संख्या जितनी होती है तो कुछ किताबों में 4 है, कुछ में 5 होती है। सबसे पहला जो भाषा परिवार होता है वो है भारोपीय भाषा परिवार। कौन सा भाषा परिवार? भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है। दूसरा भाषा परिवार कौन सा है? दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा भाषा परिवार? द्रविड़ भाषा परिवार। तीसरा भाषा परिवार कौन सा है? जिसको कहते हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार। कौन सा? चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ठीक है। और जो चौथा भाषा परिवार है उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रिच भाषा परिवार। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच भाषा परिवार। और जो पांचवा भाषा परिवार है उसको हम कहते हैं अंडमानी भाषा परिवार। क्या कहते हैं? अंडमानी भाषा परिवार। तो भाषा परिवार इसकी संख्या कितनी है? 5 कितनी है? 5 पूछा जाए कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा? भारोपीय भाषा सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? भारोपीय भाषा पूछा जाए कि सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है? अंडमानी भाषा हाँ, सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है? अंडमानी अंडमानी भाषा परिवार। पूछा जाए कि हिंदी किस भाषा परिवार? भारोपीय हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय भारोपीय भाषा परिवार। किस भाषा परिवार की? भारोपीय कुछ प्रश्न और बनते हैं, एक और देखना है। जैसे हम बात करें कि भाषा के रूप कितने होते हैं, हम ये बात करें भाषा के कितने रूप होते हैं। अगर ये बात करें कि भाषा के रूप कितने होते हैं तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मुख्यतः 3 होते हैं। भाषा के कितने स्वरूप होते हैं? भाषा के स्वरूप। तो भाषा के कितने स्वरूप हैं? 3। कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? तो पहला एक होता है जिसको हम कहते हैं कौन सी? मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा, ठीक है। एक और भाषा होती है जिसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा। और जो तीसरी भाषा होती है, तीसरी भाषा को हमको कहते हैं क्या? लिखित भाषा। तो 3 भाषा होती है, एक होती है मौखिक, एक होती है सांकेतिक और एक होती है लिखित। तो जो मौखिक और सांकेतिक भाषा होती है ना, इनको ही हम लोग अस्थायी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी भाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अस्थायी नहीं होती। और लिखित भाषा अस्थायी, इसको हम कहते हैं अस्थायी भाषा। इसको हम क्या कहते हैं? अस्थायी भाषा। अस्थायी भाषा इसको क्या कहते हैं? अस्थायी भाषा। इसके बाद में कुछ संविधान से हमारे हिंदी में प्रश्न बनते हैं। संविधान में कहाँ से प्रश्न बनते हैं ध्यान से देखो। तो संविधान में 3 जगह से प्रश्न बनते हैं। कितनी जगह से? वो 3 जगह कौन सी है? तो अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान को 3 भागों में बांट देते हैं। संविधान को कितने भागों में बांटे पड़ते हैं? अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान को हम 3 भागों में बांटे। संविधान को हम 3 भागों में बांटे पड़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटे पड़ते हैं। 3 भागों से सबसे पहला हम ये पढ़ते हैं इसमें भाग कितने हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, भाग की बात करते हैं। दूसरा हम यहाँ किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद की बात करते हैं। और तीसरा हम यहाँ किसकी बात करते हैं? अनुच्छेद की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं अनुच्छेद की। अगर पूछा जाए कि हमारे संविधान के भाग, कुल भाग कितने हैं अभी तक, तो कितने हैं? मूल भाग कितने हैं? मूल भाग कितने हैं? लेकिन अगर गणना के आधार पर देखा जाए तो इसकी संख्या कितनी होगी? 25। अगर पूछा जाए कि गणना के आधार पर भाग कितने हैं? 25। लेकिन मूल भाग कितने हैं? 22। अगर पूछा जाए कि भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाग 17 का इसका उल्लेख है भाषाओं का। ठीक है। तो पूछा जाए कि किस अनुसूची में, पूछा जाए कि अनुसूचियों की संख्या इसमें वर्तमान में कितनी है? तो अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में कितनी है?